कहानी की शुरुआत होती है मशहूर अभिनेत्री जेना जनेरो से। वह दर्द से बुरी तरह तड़प रही होती है। फोन पर किसी से कांपती हुई आवाज में बार बार बस एक ही बात कह रही होती है, मैं ये बात किसी को नहीं बता सकती, किसी को भी नहीं। उसकी टांग पर बड़े बड़े काले रंग के अजीब उभरे हुए फोड़े निकल आए थे। हालत ऐसी हो चुकी थी कि डॉक्टर का इंतजार करने के बजाय वह खुद ही उन्हें काट कर निकालने की कोशिश करने लगती है। लेकिन भाई, मामला अब उसके हाथ से निकल चुका था। तभी अचानक उसका पालतू कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। साफ लग रहा था कि घर के अंदर कोई अनजान आदमी घुस चुका है। जेना कुछ समझ पाती उससे पहले ही एक रहस्यमयी शख्स उस पर हमला कर देता है और वहीं उसकी जान ले लेता है। कुछ ही घंटों बाद हर न्यूज चैनल पर एक ही खबर चल रही थी, मशहूर अभिनेत्री जेना जनेरो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। अब कहानी पहुंचती है अभिनेत्री सामंथा लेक के पास। वह एक नई फिल्म के रोल के लिए डायरेक्टर से मिलने जाती है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसका कॉन्फिडेंस आधा रह जाता है, क्योंकि ऑडिशन हॉल में जितनी भी लड़कियां थीं लगभग सभी उससे उम्र में छोटी, फिट और ग्लैमरस थीं। देखकर ऐसा लग रहा था कि मुकाबला नहीं, सीधा रणभूमि लगी हुई है। इसी दौरान उसकी मुलाकात क्लोई नाम की लड़की से होती है। क्लोई भी उसी रोल के लिए ऑडिशन देने आई थी। मजेदार बात यह थी कि करीब 10 साल पहले सामंथा उसी क्लोई की बेबीसिटर हुआ करती थी। वक्त भी अजीब खेल खेलता है। कल तक जिसे संभाल रही थी, आज वही उसके साथ एक ही लाइन में खड़ी थी। सामंथा अंदर जाती है। उसे लगा था कि सीधे डायरेक्टर से मुलाकात होगी, लेकिन अंदर जाकर पता चलता है कि डायरेक्टर तो है ही नहीं। वहां मौजूद ऑडिशन पैनल उसे भी बाकी लोगों की तरह कैमरे के सामने ऑडिशन देने के लिए कह देता है। मतलब साफ था, यहाँ किसी को भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला। ऑडिशन खत्म होने के बाद सामंथा अपने घर लौट आती है। वह लंबे समय से सोरायसिस नाम की त्वचा की बीमारी से जूझ रही थी और उसकी दवाइयां भी चल रही थी। घर पहुंचते ही वह बाथटब में बैठ जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। असल झटका अभी बाकी था। उसने ऑडिशन रूम की पूरी बातचीत चोरी छिपे रिकॉर्ड कर ली थी। रिकॉर्डिंग में पैनल के लोग कह रहे थे, सामंथा अब 40 साल की हो चुकी है, स्टूडियो उसे साइन नहीं करेगा। ये सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिर वही हुआ जिसका डर था, रोल किसी और को मिल गया। इतना ही नहीं, ऊपर से उसे सलाह भी दे दी गई कि पहले वजन कम करो और मार्केट में मौजूद एंटी एजिंग ट्रीटमेंट ट्राई करो। यानी इंडस्ट्री ने बिना घुमाए फिराए साफ संदेश दे दिया, अब सिर्फ एक्टिंग से काम नहीं चलेगा। सामने वालों ने तो उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह साइड कर दिया। जब सामंथा वहां से निकलती है तो रास्ते भर उसे शेल क्लिनिक के बड़े बड़े विज्ञापन दिखाई देते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे शहर की हर दीवार उसी क्लिनिक का गुणगान कर रही हो। जाहिर है उसके दिमाग में भी सवाल घूमने लगे। घर पहुंचकर वह अपनी दोस्त लिडिया से शेल क्लिनिक के बारे में पूछती है। लिडिया भी बताती है कि आजकल हर कोई उसी इलाज की बातें कर रहा है, जितने मुंह उतनी तारीफें। कुछ समय बाद सामंथा एक लड़के के साथ डेट पर जाती है। लड़का उसे देखते ही कहता है, यार मैंने तुम्हें कहीं देखा है। सामंथा बताती है कि वह पहले एक मशहूर टीवी शो का हिस्सा रह चुकी है, लेकिन शो का नाम सुनते ही लड़का बोल पड़ता है, अरे वो वाला शो सच कहूं तो खास नहीं था। ये सुनकर माहौल एकदम ठंडा पड़ जाता है। वापसी में दोनों टैक्सी में बैठे होते हैं। लड़का जैसे ही उसके करीब आता है, उसकी नजर सामंथा की त्वचा पर पड़े सोरायसिस के निशानों पर चली जाती है। बस फिर क्या, अगले ही पल उसका पूरा व्यवहार बदल जाता है और वह बीच रास्ते ही वहां से निकल लेता है। बेचारी सामंथा सोचती रह जाती है कि आखिर उसकी गलती क्या थी। घर पहुंचकर वह टीवी ऑन करती है। वहां शेल कंपनी की सीईओ जोई शैनन का इंटरव्यू चल रहा होता है। उसकी उम्र 68 साल थी, लेकिन चेहरा देखकर कोई भी धोखा खा जाए। वह इतनी जवान दिख रही थी कि पहली नजर में उसकी असली उम्र पर यकीन करना मुश्किल था। यहीं से सामंथा के मन में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगती है। अगले ही दिन वह सीधे शेल क्लिनिक पहुंच जाती है। अंदर घुसते ही सबसे पहले उससे एक एनडीए पर साइन करवाया जाता है, यानी इलाज से पहले मुंह पर ताला लगाना जरूरी था। यहीं से मामला थोड़ा गड़बड़ लगने लगता है। इसके बाद क्लिनिक के सह संस्थापक डॉक्टर थैडियस ब्रांड उसे बताते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसे जीव भी हैं जो लगभग बूढ़े नहीं होते, जैसे जेलीफिश और लॉबस्टर। उनके शरीर में एक खास एंजाइम होता है जो उनकी कोशिकाओं को लगातार जवान बनाए रखता है। डॉक्टर दावा करते हैं कि उन्होंने उसी एंजाइम का बदला हुआ रूप इंसानों के लिए तैयार किया है, जो बढ़ती उम्र के असर को रोक सकता है। सुनने में तो सब किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा था, लेकिन कई बार जो चीज सबसे ज्यादा परफेक्ट दिखती है उसके पीछे सबसे बड़ा खेल छिपा होता है। सामंथा इलाज के लिए अंदर जाने ही वाली होती है कि तभी उसकी नजर फिर से क्लोई पर पड़ती है। उसे देखते ही उसके दिमाग की घंटी बज जाती है। अब तो साफ लग रहा था कि यहाँ दाल नहीं, पूरी हांडी काली है। वह तुरंत वहां से निकलने का फैसला करती है, लेकिन तभी डॉक्टर ह्यूबर्ट उसे रोक लेते हैं। वह पूछते हैं, अचानक क्या हुआ, इलाज क्यों नहीं करवाना चाहती? सामंथा साफ कहती है कि इस पूरे क्लिनिक का माहौल उसे बेहद अजीब और डरावना लग रहा है। तब डॉक्टर ह्यूबर्ट उसे एक ऐसे मरीज की तस्वीरें दिखाते हैं जिसका चेहरा बुरी तरह जल गया था, लेकिन इलाज के बाद पूरी तरह ठीक हो गया। वह कहते हैं, हमारा इलाज त्वचा को बेहद तेजी से ठीक करता है, तुम्हारा सोरायसिस भी इससे खत्म हो जाएगा। सामंथा पूछती है, क्या इसमें कोई खतरा भी है? डॉक्टर जवाब देते हैं, ये एक सर्जरी है, इसलिए थोड़ा जोखिम तो रहेगा, लेकिन इसमें दर्द बिल्कुल नहीं होगा। अगर तुम अगले 20 साल तक हमारा इलाज नियमित रूप से करवाती रही तो उम्र बढ़ेगी, लेकिन चेहरा आज जैसा है लगभग वैसा ही रहेगा। इतनी बातें सुनने के बाद सामंथा आखिरकार इलाज के लिए हाँ कर देती है। उसी समय उसकी मुलाकात
एक बार फिर क्लोई से होती है। क्लोई बताती है कि पहले वाले ऑडिशन में फिल्म का रोल उसे मिल चुका था, लेकिन अब वह फिल्म नहीं करेगी। वजह पूछने पर वह मुस्कुराकर कहती है, क्योंकि मुझे उससे भी बड़ा रोल मिलने वाला है, मैं कैटवुमन बनने वाली हूँ। इलाज शुरू होने से पहले सामंथा के चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। तभी क्लोई उसके पास आती है और मुस्कुराकर कहती है, याद है जब मैं छोटी थी तो तुम मुझे स्विमिंग क्लास लेकर जाती थी। मैं पानी में उतरने से बहुत डरती थी। तब तुमने मुझसे कहा था, शायद तुम जितना डर रही हो उतना असल में डरने की जरूरत ही नहीं है। क्लोई आगे कहती है, आज भी जब मुझे किसी बात से डर लगता है मैं खुद से यही लाइन बोलती हूँ। इस बार वही बात उसने सामंथा को कह दी। ये सुनकर सामंथा के अंदर थोड़ा हौसला आ जाता है और आखिरकार वह इलाज करवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद उसके शरीर पर अलग अलग तरह के लेजर ट्रीटमेंट किए जाते हैं। पूरी प्रक्रिया खत्म होने के बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए बताते हैं कि ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। इतना ही नहीं, उसका सोरायसिस भी लगभग पूरी तरह ठीक हो चुका था। अब वह आराम से घर जा सकती थी। इलाज का असर देखकर सामंथा खुद हैरान रह जाती है। उसका आत्मविश्वास पहले से कई गुना बढ़ चुका था। अब वह खुद को आईने में देखकर मुस्कुराने लगी थी। तभी उसे जोई शैनन की क्रिसमस पार्टी का निमंत्रण भी मिल जाता है। अब तो वह जिम में भी पहले से ज्यादा मेहनत करने लगी। उसे लगने लगा था कि शायद किस्मत आखिरकार उसकी तरफ मुस्कुरा रही है। शाम होते ही वह जोई की आलीशान पार्टी में पहुंचती है। दूर खड़ी होकर वह जोई को देख रही थी। तभी जोई की नजर भी उस पर पड़ती है और वह खुद चलकर सामंथा के पास आ जाती है। जोई मुस्कुराकर कहती है, मैं तुमसे क्लिनिक में ही मिलना चाहती थी। फिर वह बताती है कि जब उसकी माँ बीमार थी तब दोनों मिलकर सामंथा का टीवी शो देखा करती थी। इसके बाद वह कहती है, सबसे मजेदार बात यह है कि तुम आज भी बिल्कुल वैसी ही दिखती हो। फिर जोई एक और चौंकाने वाली बात बताती है। वह कहती है कि उनके ट्रीटमेंट से इंसान की हाइट भी थोड़ी बहुत बढ़ सकती है। ये सुनकर सामंथा हैरान रह जाती है, क्योंकि डॉक्टरों ने उसे ये बात कभी नहीं बताई थी। डिनर शुरू होता है। पूरी पार्टी में जोई सबसे ज्यादा ध्यान सामंथा पर ही दे रही थी, लेकिन जैसे ही सामंथा खाना चखती है उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे पता चलता है कि ये खाना जोई की पुरानी त्वचा से तैयार किया गया है। जोई बड़े आराम से कहती है, इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। ये सुनकर सामंथा का मन पूरी तरह खराब हो जाता है, लेकिन वहाँ बैठे बैठे कुछ बोलना भी आसान नहीं था, इसलिए वह मन मारकर खाना खाती रहती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग वाकई सामान्य है या फिर यहाँ कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी किसी को भनक तक नहीं। डिनर के बाद सामंथा अकेले जोई के घर में घूमने लगती है। तभी एक कमरे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह धीरे से दरवाजे के पास जाकर अंदर झांकती है। कमरे के अंदर जोई मौजूद थी। तभी जोई की नजर उस पर पड़ जाती है। सामंथा झेंपते हुए कहती है, मुझे अब निकलना चाहिए, मेरी बिल्ली घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। लेकिन जोई उसे जाने नहीं देती। वह मुस्कुराकर कहती है, मुझे आज भी याद है, इलाज का पहला महीना मेरी जिंदगी का सबसे शानदार समय था। क्या तुम्हें भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा? सामंथा हाँ तो कह देती है, लेकिन फिर धीरे से बोलती है, मुझे हमेशा लगता है कि मैं यहाँ फिट नहीं बैठती। मैं वही लड़की हूँ जिसके कपड़ों में हमेशा कोई कमी निकल आती है या जिसके दांतों में खाना फंसा रह जाता है। जोई उसके चेहरे की तरफ देखती है और मुस्कुराकर कहती है, मुझे तो तुम्हारे दांतों में कुछ भी नहीं दिख रहा। असली लड़ाई बाहर नहीं, तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रही है, उससे बाहर निकलो। सामंथा इसके बाद जोई उसे एक कमरे में अकेला छोड़ते हुए कहती है, जाओ खुद को खुलकर जीना सीखो। उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वह सिर्फ दोस्ती नहीं कर रही बल्कि धीरे धीरे सामंथा के दिमाग पर भी असर डाल रही हो। 3 महीने बीत जाते हैं। अब सामंथा पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी थी। उसका आत्मविश्वास पूरी तरह बदल चुका था। वह अक्सर जोई के साथ समय बिताने लगी और देखते ही देखते दोनों अच्छी दोस्त बन गई। जोई हर मौके पर सामंथा की तारीफ करती थी। एक दिन उसने अपना एक राज भी बता दिया। वह कहती है, वैसे मेरा असली सरनेम शैनन नहीं झिल्ट है। ये सुनकर सामंथा भी हंस पड़ती है और कहती है, तो फिर सुनो, सामंथा भी मेरा असली नाम नहीं है। दोनों जोर से हंसने लगती हैं, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। एक दिन सामंथा की दोस्त लिडिया उसकी गर्दन पर एक छोटा सा काला उभरा हुआ निशान देखती है। उसे देखकर सामंथा भी थोड़ा घबरा जाती है। वह तुरंत डॉक्टर ह्यूबर्ट के पास जाती है। डॉक्टर उस गांठ को निकाल देते हैं और कहते हैं, मैं इसकी जांच करवा देता हूँ, लेकिन अभी घबराने जैसी कोई बात नहीं है। जाते जाते वह कुछ दवाइयां देते हैं और अपना निजी नंबर भी थमा देते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर सामंथा सीधे उनसे संपर्क कर सके। लेकिन क्लिनिक से बाहर निकलते ही उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह पीछे मुड़कर देखती है मगर कोई साफ दिखाई नहीं देता। अब मामला फिर से गड़बड़ लगने लगा था। घर पहुंचते ही 2 पुलिस अधिकारी उससे मिलने आते हैं। वे उससे क्लोई के बारे में पूछते हैं। पुलिस बताती है कि क्लोई कई दिनों से लापता है। उन्होंने उसके परिवार से पूछताछ की थी और वहीं से पता चला कि हाल ही में क्लोई और सामंथा फिर से संपर्क में आई थी। पुलिस कहती है, अगर क्लोई तुमसे संपर्क करे तो हमें तुरंत खबर देना। पुलिस के जाने के बाद सामंथा सारी बात जोई को बताती है, लेकिन जोई बड़ी आसानी से कहती है, क्या पता वो असली पुलिस वाले ही ना हो सकता है मेरे बिजनेस के दुश्मन हो जो मेरे ग्राहकों को डराकर जानकारी निकलवाना चाहते हो। ये सुनकर सामंथा पूरी तरह संतुष्ट नहीं होती। वह जोई से कहती है, बस एक बार पता करवा दो कि क्लोई ठीक है, मुझे सिर्फ इतना जानना है। जोई बिना देर किए जवाब देती है, जरूर मैं पता करवाती हूँ। लेकिन उसी दौरान सामंथा की नजर अपनी कलाई पर पड़ती है। वहाँ भी वही छोटा सा काला उभरा हुआ निशान दिखाई देता है। जब वह नहाने जाती है
और आईने में अपनी पीठ देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी पीठ पर भी ऐसे कई काले निशान उभर चुके थे। अब तो साफ लग रहा था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है और शायद ये इलाज उतना मासूम नहीं था जितना दिखाया गया था। उसी वक्त घर के अंदर किसी चीज के टूटने की तेज आवाज आती है। सामंथा डरते डरते बाहर निकलती है। उसे लगता है कि शायद कोई घर में घुस आया है, लेकिन बाहर आकर पता चलता है कि शराब की बोतल गिर गई थी और ये सब उसकी बिल्लियों की शरारत थी। वह राहत की सांस ही लेती है कि तभी उसका फोन बज उठता है। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, क्लोई। जैसे ही सामंथा कॉल उठाती है, दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आती है, मेरे साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है और वो लोग हर वक्त मुझ पर नजर रखे हुए हैं। अगली सुबह सामंथा की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसके पूरे शरीर में तेज खुजली हो रही थी और अब वही काले उभरे हुए निशान उसकी टांगों पर भी फैल चुके थे। अब तो साफ लग रहा था कि मामला छोटी मोटी एलर्जी का नहीं, कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ था। फिर भी वह अपने काम पर पहुंचती है। शूटिंग शुरू होती है, लेकिन कैमरा ऑन होते ही अचानक उसे उल्टी होने लगती है। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी उल्टी पूरी तरह काले रंग की थी, जो सीधे उसके को एक्टर पर जा गिरती है। सेट पर अफरा तफरी मच जाती है। तभी एक पत्रकार उससे सवाल पूछने आता है, लेकिन बदकिस्मती से वह भी उसी काली उल्टी का शिकार बन जाता है। अब तो हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। सामंथा किसी तरह अपनी वैनिटी वैन में जाकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर बाद जोई वहां पहुंचती है। सामंथा तुरंत उसे अपनी त्वचा पर निकले काले निशान दिखाती है। जोई बिल्कुल शांत रहते हुए कहती है, घबराओ मत, हम सब ठीक कर देंगे। इसके बाद वह सामंथा को अपने साथ अपने आलीशान अपार्टमेंट में ले जाती है। वहां पहुंचकर सामंथा को पता चलता है कि डॉक्टर ह्यूबर्ट को क्लिनिक से निकाल दिया गया है। सामंथा तुरंत क्लोई के बारे में पूछती है। जोई बिना पलक झपकाए जवाब देती है, वो पेरिस शिफ्ट हो गई है। लेकिन सामंथा को यह बात जरा भी हजम नहीं होती। जैसे ही जोई कमरे से बाहर जाती है, सामंथा चुपके से बाथरूम में जाती है और उन दोनों पुलिस अधिकारियों को फोन लगा देती है। लेकिन बाहर आते ही जोई सीधे पूछती है, अभी तुमने किससे बात की? सामंथा झूठ बोल देती है, मैंने किसी को फोन नहीं किया। जोई तुरंत कहती है, तो अपना फोन मुझे दिखाओ। अब सामंथा का शक यकीन में बदलने लगा था। वह कहती है, मुझे अस्पताल जाना है। आखिर तुम मुझे यहाँ रोक कर क्यों रखना चाहती हो? जोई जवाब देती है, क्योंकि इस वक्त तुम्हें किसी भरोसेमंद इंसान की जरूरत है। लेकिन सामंथा पलट कर कहती है, अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा। इतना सुनते ही जोई का असली चेहरा सामने आने लगता है। वह गुस्से में बोलती है, तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। अगर तुम इस हालत में बाहर निकल गई तो मेरे ब्रांड का क्या होगा? मेरी कंपनी के शेयरों का क्या होगा? बस यही वो पल था जब सामंथा समझ गई कि जोई को उसकी नहीं, सिर्फ अपने बिजनेस की चिंता है। अगले ही पल सामंथा उसके मुंह पर गर्म चाय फेंकती है और वहां से भाग निकलती है। रास्ते में उसकी दोस्त लिडिया उसकी मदद करती है। दोनों किसी तरह जोई के ड्राइवर से बचते हुए निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में सामंथा कार रुकवाती है और कहती है, तुम जाओ, मुझे एक काम करना है। वह अकेले उन दोनों पुलिस अधिकारियों से मिलने पहुंच जाती है, लेकिन वहां जाकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बातचीत से पता चलता है कि दोनों पुलिस वाले भी जोई के ही आदमी थे। वे कहते हैं, हम तुम्हें सुरक्षित जगह ले जाएंगे और ठीक भी कर देंगे। हम क्लोई को भी इसी वजह से ढूंढ रहे थे। मतलब अब तो साफ था, पूरा खेल बहुत पहले से सेट था। उसी समय बाहर जोई का ड्राइवर भी पहुंच जाता है। सामंथा बाथरूम जाने का बहाना बनाती है और वहीं से खिड़की के रास्ते भाग निकलती है। पुलिस वाला उसका पीछा करता है, लेकिन वह किसी तरह एक ऑटोमेटिक टैक्सी में बैठकर निकल जाती है। मुसीबत ये थी कि टैक्सी सिर्फ 25 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी। इतनी स्पीड में तो पीछा करने वाले आराम से पकड़ लेते। पुलिस वाले उसकी टैक्सी को ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उनकी गाड़ी सामने से आ रहे ट्रक से टकरा जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर सामंथा रास्ता बदल देती है और वहां से बच निकलती है। वह सीधे डॉक्टर ह्यूबर्ट के पास पहुंचती है और उन्हें अपने शरीर पर निकले सारे काले निशान दिखाती है। डॉक्टर गंभीर होकर कहते हैं, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें तुरंत क्लिनिक जाना होगा। लेकिन सामंथा साफ मना कर देती है, नहीं, जो करना है यही करो, मैं उस क्लिनिक में दोबारा नहीं जाऊंगी। ह्यूबर्ट उसे दर्द कम करने की दवा देते हैं, फिर बाथटब में एक खास घोल तैयार करते हैं और सामंथा के चेहरे पर सांस लेने वाला मास्क लगा देते हैं। इसके बाद उसे उस घोल में लिटा दिया जाता है। पूरी रात दर्द से उसकी चीखें निकलती रहती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर अंदर से बदल रहा हो। लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसके शरीर से सारे काले निशान गायब हो चुके होते हैं। कुछ देर बाद ह्यूबर्ट उसके लिए नाश्ता लेकर आते हैं। वह अफसोस जताते हुए कहते हैं, मुझे माफ कर दो, इस इलाज के बारे में मुझे भी बहुत सी बातें नहीं पता थी। ह्यूबर्ट के जाने के बाद अचानक सामंथा की नजर एक दवाई पर पड़ती है जिस पर क्लोई का नाम लिखा हुआ था। अब उसके दिमाग में फिर से घंटियां बजने लगती हैं। वह तुरंत ह्यूबर्ट से सवाल करती है। तब ह्यूबर्ट सच बताता है कि क्लोई भी उसकी तरह मदद मांगते हुए उसके पास आई थी और इलाज के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। वह कहता है, मैं आज भी उससे प्यार करता हूँ। सामंथा तुरंत पूछती है, फिर वो कहाँ है? उसके साथ क्या हुआ? कहीं तुमने उसके साथ कुछ किया तो नहीं? इतना कहते ही उसे एहसास होता है कि शायद क्लोई इसी घर में कहीं मौजूद है। वह उसका नाम लेकर आवाज लगाने लगती है। ह्यूबर्ट उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब सामंथा किसी की सुनने वाली नहीं थी। वह अपनी जेब से छोटा चाकू निकालती है और ह्यूबर्ट पर हमला कर देती है। इसी बीच उसे एक बंद कमरा दिखाई देता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, अंदर का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कमरे में क्लोई कैद थी, लेकिन उसकी हालत इतनी डरावनी हो चुकी थी कि सामंथा उसे पहचान कर भी डर जाती है। वह घबराकर पीछे लौटती है, लेकिन बाहर आते ही देखती है कि ह्यूबर्ट किसी और के हाथों मारा जा चुका है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती
ही कुछ लोग उसे बेहोश करके उठा ले जाते हैं। जब सामंथा की आंख खुलती है तो सामने शेल कंपनी का वकील और कंपनी का संस्थापक डॉक्टर थैडियस ब्रांड बैठे होते हैं। वकील कहता है क्लोई सुरक्षित है, उसका इलाज चल रहा है। फिर वह याद दिलाता है कि इन सभी संभावित साइड इफेक्ट्स का जिक्र एनडीए में पहले ही किया गया था, लेकिन अब सामंथा के सब्र का बांध टूट चुका था। वह कहती है अब मुझे किसी एनडीए की परवाह नहीं, मैं बाहर जाकर पूरी दुनिया को तुम्हारी सच्चाई बताऊंगी। तभी जोई वहां आती है। वह शांत आवाज में कहती है जरूर जाकर सब बता दो, लेकिन उसके बाद तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा, तुम्हारा सोरायसिस भी वापस आ जाएगा। इसके बाद वे सामंथा को हमेशा के लिए मुफ्त इलाज और कंपनी के शेयर देने का लालच देते हैं। जोई कहती है ऑफर मान लो सैम, तुम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकती हो। लेकिन इस बार सामंथा बदल चुकी थी। वह कहती है क्यों, आखिर मुझे हर वक्त खूबसूरत दिखने की इतनी चिंता क्यों करनी चाहिए? यही झूठ तुम लोगों ने सबके दिमाग में भर रखा है ताकि तुम्हारा बिजनेस चलता रहे। फिर वह जोई को उसके असली नाम से पुकारती है, जोई जल्ट, और उसका ऑफर ठुकरा देती है। ये सुनते ही जोई क्लोई को वहां बुलाने का आदेश देती है। डॉक्टर ब्रांड बताता है कि क्लोई के शरीर में लॉबस्टर वाले एंजाइम ने इंसानी कोशिकाओं पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। अब क्लोई लगभग एक विशाल लॉबस्टर जैसी जीव बन चुकी थी, इसलिए उसे क्लिनिक में रखना ही सबसे सुरक्षित था। क्लोई शीशे के उस पार खड़ी सामंथा को देख लेती है। जोई को पूरा भरोसा था कि मजबूत कांच नहीं टूटेगा, लेकिन अगले ही पल क्लोई उस शीशे को चकनाचूर कर देती है। बाहर निकलते ही वह सबसे पहले डॉक्टर ब्रांड और कंपनी के वकील को खत्म कर देती है। मौका मिलते ही सामंथा वहां से भागती है। पीछे पीछे जोई भी उसका पीछा करने लगती है। भागते हुए सामंथा को एक कमरे में लेडिया बंद मिली। वह तुरंत उसे आजाद कर देती है। तभी जोई का ड्राइवर दोनों के सामने आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता क्लोई उस पर हमला कर देती है। अब सामंथा और लीडिया जान बचाकर भागने लगती हैं। दूसरी तरफ जोई हाथ में इलेक्ट्रिक टेजर लेकर उन्हें ढूंढ रही थी। भागते भागते वह चिल्लाकर कहती है याद है वो फिल्म, तुम्हें उसमें मैंने कास्ट करवाया था क्योंकि इलाज के बाद कोई और तुम्हें काम देने वाला ही नहीं था। ये सुनते ही सामंथा पीछे से जोई पर हमला कर देती है, लेकिन तभी क्लोई वहां पहुंच जाती है। उसे अपनी तरफ आता देखकर जोई डर के मारे एक कांच के सिलेंडर के अंदर छिप जाती है। उसे लगता है कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन क्लोई सीधे जाकर उस मशीन का सिस्टम चालू कर देती है। अंदर लेजर एक्टिव हो जाते हैं। जोई लगातार सामंथा का नाम चिल्लाती रहती है, लेकिन इस बार सामंथा सिर्फ खड़ी होकर सब देखती रहती है। कुछ ही पलों में लेजर की आग के बीच जोई की मौत हो जाती है। इसके बाद कहानी कुछ समय आगे बढ़ती है। अब सामंथा फिर से एक सफल अभिनेत्री बन चुकी होती है। उसने पूरी दुनिया के सामने शेल कंपनी की सच्चाई उजागर कर दी। हालांकि कंपनी किसी तरह अपना कारोबार चलाती रहती है, लेकिन अब सामंथा को इन नकली ब्यूटी स्टैंडर्ड्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसके दांतों में खाना फंस भी जाए तो उसे छिपाने की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि असली खूबसूरती चेहरे में नहीं, इंसान की सोच में होती है। यहीं ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल एस वाई रोमान को सब्सक्राइब जरूर करें।